कैंसर के बारे में अगर हम बात ही नहीं करेंगे, उसके बारे में प्रति हम मालूम ही नहीं कैंसर। अब हमने क्या सोच रखा है कि कैंसर, देखो जब मैं हम बोल रहा हूँ तो मैं आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं हम बोल रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ, राइट। हम अलग अलग उस पर नहीं खड़े हैं, एक ही मंच पर खड़े हैं। तो जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे जहन में अब कोई न्यूज़ कहीं से आ जाए कि फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि टिकट कट गई, कैंसर इज ए डेथ सेंटेंस, राइट। कैंसर हो गया मतलब अब ये गया। जबकि मैं आपको जो बता रहा हूँ यूएस का डाटा जो कहता है कि 70% आर क्योर्ड, मतलब 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जो कैंसर मुक्त हो चुके हैं, और इंडिया में हम वो नंबर पहुंचे अभी 40%। उसका कारण यही है, एक तो लेस इन्फॉर्मेशन और दूसरा है मिस्ड इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है भी हमारे पास, जो यूट्यूब से हमें मिलती है या जो आस पड़ोस और जानने वालों से जो हमें मिलती है, वो बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन। उसके बारे में हम इस टॉपिक में थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो हम बात करते हैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन एक करके इन सब टॉपिक पे थोड़ा बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक है कैंसर अवेयरनेस इन द एल्डरली, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना है हमें इस चीज़ को, और हम कैसे बच सकते हैं इससे, राइट। कैंसर होता क्या है? कैंसर बेसिकली हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं, सेल्स हैं, जिनसे हमारे जैसे बिल्डिंग बनती है ना ईंटों से, वैसे हमारा शरीर बनता है सेल्स से, कोशिकाओं से। अब ये ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं, ट्रिलियन मतलब 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, ठीक है। तो ये ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है, और इन लाखों करोड़ों सेल्स में से किसी भी एक सेल में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो आगे जाके बड़ी बीमारी बन सकती है। उनमें से एक बीमारी कैंसर की भी है, राइट। तो अगर आप ये स्लाइड देखेंगे तो पहला जो इसमें बिंदु है वो एक सेल से ये शुरुआत होती है, और ये शुरुआत ऐसे होती है कि ये सेल जो होता है ये अपना ये ना डिवाइड करने लगता है, यानी 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। अब हमारी बॉडी में ये जो डिवीजन की जो प्रक्रिया है ये परमात्मा ने नेचुरली दी है, और ये इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी बॉडी में नेचुरल जो वियर एंड टियर हो रहा है, चोट लगती है, एक एरिया खराब हो गया, तो उसको हील करने के लिए बॉडी ने अपने आप वहाँ पे डिवाइड करा एक रेगुलेटेड मैनर में। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे शरीर को मैं एक बिल्डिंग से कंपेयर करूँ, एक दीवार में कोई मान लो कोई एरिया खराब हो गया, हमने उसको तोड़ा, अब उसमें से मान लो 100 ईंटें निकली, तो शरीर का एक अपना नेचुरल बनाने का तरीका है कि वो 100 ही सेल बनाएगा और उसको भर देगा, राइट। तो जब ये रेगुलेटेड मैनर जितनी हमें जरूरत है उतना नहीं बन के उससे कहीं ज्यादा उसे बनता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उसकी ब्रेक फेल हो गई है इस गाड़ी। तो ये 1 सेल से 2, 2 से 4 और इस तरह से बढ़ते हैं। तो जब ये बढ़ते हैं तो इनके अंदर देखिए बीच में ये कुछ लाल लाल सा आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है कि बीच में अब इन सब कैंसर सेल्स को खाना भी चाहिए, इनको ये सब लाइव है, इनको सेल्स को खाना चाहिए, तो ये अपने लिए ब्लड वेसल्स बनाती हैं, राइट। मतलब अपने लिए खून की कोशिकाएं भी बना लेती हैं, जो कि मेन खून की कोशिकाओं से ये लेती हैं खून, राइट, खाना चाहिए। और फिर जब ये काफी बड़े हो जाते हैं उन्हीं खून की कोशिकाओं के जरिए ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लग जाते हैं। यही डिफरेंस होता है बिनाइन ट्यूमर में और एक कैंसर में। अगर शरीर में कोई भी गांठ है किसी भी व्यक्ति की या आपकी जानकारी में किसी की, तो जरूरी नहीं है वो कैंसर है। गांठ को हम बोलते हैं ट्यूमर, यानी कि वहाँ पे एक अबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, एक लंप बन गया, एक गांठ बन गई है। लेकिन क्या वो गांठ फैलने वाली टेंडेंसी रखती है या नहीं रखती है? अगर वो फैलने की टेंडेंसी रखती है तो वो कैंसर है, अगर वो फैलने की टेंडेंसी नहीं रखती है तो वो ट्यूमर है। कोई भी गांठ अगर शरीर में है तो 95% चांस है कि वो बिनाइन ट्यूमर होगा, यानी कि फैलने वाला कैंसर नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5% उनमें से ऐसे भी गांठें होंगी जो कि फैलने की टेंडेंसी रखती है और जो कैंसर हो सकते हैं। वो पता कैसे चलेगा? पता तभी चलेगा जब हम उसकी जांच करवाएंगे। अब कैंसर अवेयरनेस, अब हम एल्डरली में क्यों बात कर रहे हैं कि कैंसर अवेयरनेस की? क्योंकि हमें सबको पता है कैंसर जो है वो तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, एक्सेसिव अल्कोहल से, या हमारी लाइफस्टाइल जो है बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ये कुछ कारण है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति
धूम्रपान नहीं करता या तंबाकू नहीं खाता या अल्कोहल नहीं लेता या प्योर वेजिटेरियन है, साफ सुथरा अच्छा उसका लाइफ है, उसको कैंसर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैंसर किसी को भी हो सकता है। 70% कैंसर उनको होता है जिनके में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, और 30% उनमें होता है जिनमें कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार वाले लोगों को भी कैंसर हो सकता है, राइट? क्यों होता है? एल्डरली में क्या ऐसा रिस्क फैक्टर है? अगर हम सबको हटा दें रिस्क फैक्टर्स को, तो एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है जिसमें कि कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी डिफेक्ट होते हैं उन सब डिफेक्ट्स को हमारी बॉडी खुद ही ठीक करने में सक्षम है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये जो हीलिंग पावर जो है हमारी बॉडी की, ये कम होती जाती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स बनते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती हैं। उन बीमारियों में कैंसर भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कैंसर है, लेकिन हर प्रकार की जो हीलिंग है या जो हमारी हीलिंग पावर है वो कम होती जाती है उम्र के साथ साथ, राइट? इसीलिए कैंसर अवेयरनेस एल्डरली में बहुत ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल सात्विक इंसान हूँ, मैं मेरे जीवन में कोई भी ऐसे गलत काम मैं करता नहीं हूँ, मुझे तो हो नहीं सकता, मेरे परिवार में तो किसी को हो नहीं सकता। ये एक गलत धारणा है, ये किसी को भी हो सकता है। इनफैक्ट आप लोग बहुत लोगों को जानते हैं कोई ना कोई, तो मैं मानता हूँ कि आज की डेट में कैंसर के जो इंसिडेंट्स है उसमें आप लोग किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जो इनका बिल्कुल सात्विक जीवन होगा और उनको भी कैंसर हुआ है, राइट? तभी जरूरत है हमें इस टॉक की। हम क्यों बात कर रहे हैं? और ये टॉक सिर्फ इस कमरे तक लिमिट नहीं है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ये बात आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी जरूर बताएं। कम से कम इसके बारे में चर्चा जरूर छेड़ें, इसके बारे में बात जरूर करें, राइट? और तभी हम, ये जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि कैंसर को लेकर तो हमारे सोसाइटी में एक तो अवेयरनेस बहुत कम है, और जो है वो उसको कहते हैं हमने कैंसर देखा, वो 0.5 सेंटीमीटर का कैंसर मिला हमें, मतलब आधे सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो और हम अपने टीचर से पूछते थे कि सर ये जो ये बातें करते हैं, मतलब 0.25 ऐसी सी रिकमेंडेशन है कि 200 सेल मिले, 200 सेल, ठीक है? मतलब आप समझ लो कि जो आंखों से दिख भी नहीं सकते वो पकड़ लेते थे, ठीक है? कैसे? तो मैंने कहा अपने टीचर से पूछते थे कि सर ये मतलब ये जो बातें कर रहे हैं ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं, हमारे यहाँ इतने मरीज मतलब लाइन लगा के, गवर्नमेंट में आपको पता है पेशेंट्स की बाढ़ आती है वहाँ, और इतने साल हमने काम किया, हमने तो देखा नहीं। हमने एक बार पूछा तो टीचर ने उनका कि वहाँ पे लोग अवेयर हैं, वो लोग रूटीन टेस्ट करवाते हैं, इसलिए अर्ली पकड़ा जाता है, इसलिए ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पे ट्यूमर आते हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा कैंसर का मास के साथ में लड़का होता है, तो दूसरे मुंह के साथ आते हैं, राइट? तो अब आप देखिए ना, जो टीवी पे भी जो हमें अवेयरनेस की जो वो दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, उसमें कैंसर कितना बड़ा बड़ा होता है। और ये कोई एक आध दो, ऐसा नहीं कि एक आध दो दुक्का कोई मरीज आ गए, ऐसे लाइन लगी हुई ऐसे मरीजों की। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ जो कम्युनिटी है या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोग हैं सिर्फ वही इस स्थिति में आते हैं, नहीं, पढ़े लिखे डॉक्टर तक हमने देखे हैं जो बड़े बड़े कैंसर लेके आते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है मैमोग्राफी। दूसरा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, पैप स्मीयर होता है, पानी की जांच करते हैं, एक सैंपल लेते हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और उसमें वो बताते हैं कि इसमें कैंसर होने की क्या संभावना है, नहीं है, कैसा है, राइट? तीसरा कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग हम सिर्फ उन लोगों में करते हैं जो जिनके परिवार में बड़ी आंत के कैंसर की हिस्ट्री है, और उसमें करते क्या है, 5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। 5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, दैट इज द एंटायर स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि कोलोन का कैंसर बहुत स्लोली ग्रो करता है। अगर आज किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कैंसर कोलोनोस्कोपी करवाई, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका कैंसर अगर मान लो अगले दिन से ही एक नया कैंसर का सेल बन गया जो बढ़ना शुरू हो रहा है, तो उसको बढ़ने में 10 साल लगेंगे, यानी कि अगले 5 साल बाद भी अगर कोलोनोस्कोपी करवाओगे तो अगली स्टेज में आपको डिटेक्ट हो सकता है, राइट? लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग सब पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये सब में नहीं की जाती, सिर्फ उन लोगों में की जाती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर किसी का जेनेटिक ऐसा कोई डिसऑर्डर है जो पता है हमें कि हाँ इसमें कोलोन कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर की स्क्रीनिंग भी सिर्फ उन लोगों में सजेस्टेड है जो लोग स्मोकर्स हैं, एक्टिव स्मोकर्स हैं, राइट?
जो सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों में लंग कैंसर की स्क्रीनिंग का रोल है। अदरवाइज जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें लंग कैंसर की स्क्रीनिंग या कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें करते क्या है कि लो डोज सीटी स्कैन करना होता है हर साल। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो हैवी स्मोकर्स हैं, उन लोगों को हर साल एक लो डोज सीटी स्कैन करवाना चाहिए, जिससे कि अगर लंग में कैंसर बन रहा है तो वो जल्दी पकड़ में आ सके। और 5वां कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन एल्डरली, ठीक है, यानी कि एज रिलेटेड कैंसर है जो 60 साल के ऊपर ज़्यादातर देखा जाता है। ऑल्दो यंग पेशेंट्स में भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एल्डरली में मिलता है। और इसकी स्क्रीनिंग सबसे आसान है, एक ब्लड टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं PSA, राइट। एक PSA टेस्ट करवाना है। अगर PSA बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। और वो आगे, अच्छा, PSA अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कैंसर हो गया। PSA बढ़ने के भी 36 कारण हैं। किसी को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है, या किसी को किसी वजह से प्रोस्टेट में सूजन है, तो उन सब कारण, देयर आर लिस्ट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर PSA बढ़ सकता है, राइट। और प्रोस्टेट कैंसर भी उनमें से एक, उस लिस्ट में एक एंटिटी है। तो एक ब्लड टेस्ट है जिससे हमें पता चल सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। और प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि अगर डिटेक्ट हो जाता है 4थी स्टेज में भी, तो भी आज की डेट में ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि व्यक्ति जो है वो सालों बिल्कुल ठीक ठाक अपनी लाइफ बिता सकता है, अगर वो ढंग से ट्रीटमेंट ले तो। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उस केस में क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है, तो हम सब जानते हैं एज ओल्ड 3 टेक्निक्स होती थी, एक कीमोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी और एक सर्जरी। डॉक्टर साहब कैंसर डायग्नोज हो गया, अगर काम करो सर्जरी कर दो, निकाल दो, ठीक है। डॉक्टर कहते नहीं, इसको सर्जरी नहीं कर सकते हैं, अभी सर्जरी वाली स्थिति नहीं है, आप पहले दवाई लगवा लो फिर सर्जरी करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, दवाई नहीं लगवानी, आप निकालो, खत्म करो। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हर कैंसर जो है वो अलग प्रकार का होता है। सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज आता है वो ये आता है कि लोग, मतलब मरीज से ज़्यादा तो उसके जो परिवारजन है वो इस बात को लेके इतने घबराए हुए होते हैं, और वो 36 लोगों से बात करके आते हैं, डॉक्टर साहब फलाने व्यक्ति का सर्जरी हो गई थी, वो ठीक हो गया, आप मुझे क्यों दवाई दे रहे हो? वो फलाने व्यक्ति को तो गोलियों से ट्रीट किया था, अब मेरे को क्यों इंजेक्शन दे रहे हो? क्योंकि फलाने व्यक्ति का कैंसर अलग था, आपका कैंसर अलग है। फलाने व्यक्ति की स्टेज अलग थी, आपकी स्टेज अलग है। फलाने व्यक्ति का उम्र अलग थी, आपकी उम्र अलग है। इसलिए हर व्यक्ति का जो दो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर 2 फीमेल्स हैं, सेम एज ग्रुप की हैं, दोनों को ब्रेस्ट कैंसर है, दोनों की स्टेज भी सेम है, तो भी हो सकता है कि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग हो। अब कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे? क्योंकि बात यहाँ पर नहीं रुक रही। बात यह है कि अब आप साइंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की बात हो रही है। किसको किस दवाई से फायदा होगा उसको वही दवाई दी जाए, किसको किस ट्रीटमेंट से फायदा होगा उसको वो ट्रीटमेंट दिया जाए। पहले 100 में से 5 मरीज भी नहीं बचते थे, आज हम हिंदुस्तान में 40 मरीज बचा पा रहे हैं और यूएस वाले 70 मरीज बचा पा रहे हैं। तो आगे 10 साल बाद हो सकता है कि जैसे बीपी शुगर की बीमारी है वैसी कैंसर की बीमारी, जिसको अगर भगवान न करे किसी को कैंसर हो, लेकिन अगर किसी को कैंसर की बीमारी होती है तो हो सकता है ये भी क्रॉनिक डिजीज की तरह बन जाए कि हाँ जी गोली खाते रहो या इंजेक्शन लगवाते रहो और मस्त रहो, ठीक है। तो दवाइयाँ सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में डालनी है वो ये है कि दवाइयाँ व्यक्ति की दुश्मन नहीं है, दवाइयाँ जो है वो व्यक्ति की दोस्त होती है। जब आज़ादी के टाइम पे हमारे कंट्री का जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, आज़ादी के टाइम 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज इन द रेंज ऑफ 35 to 40 ईयर्स, यानी कि एक एवरेज लाइफ जो थी जनता की वो 35 से 40 साल थी। आज की डेट में वी आर नियरिंग अबाउट 70 ईयर्स, 65 से 70 साल पहुंच चुके हैं एवरेज लाइफ स्पैन किसी भी व्यक्ति की। तो किस वजह से है? लाइफस्टाइल तो अब हमारा खराब हुआ है लेकिन उम्र बढ़ गई है। ये कारण है क्योंकि एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हमारे बीच में आ रही है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व कर रही है, अच्छी दवाइयाँ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं दवाई नहीं खाता, ये बहुत कॉमन, डॉक्टर साहब दवाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई, आगे भी नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? दवाइयों से फलान हो जाता है, ये हो जाता है, ढिलवान हो जाता है। हम फायदा नहीं देखते, हम पहले नुकसान देखते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कर लो,
मैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, कैंसर के ट्रीटमेंट से लोग मर जाते हैं, कैंसर से नहीं मरते। 90% लोगों को तो हम समझा पाते हैं कि नहीं ये गलत भाव धारणा है, ऐसा नहीं होता। ये जो बाकी 10% है वो खुद ही इस बात को एहसास हो जाता है उनको विदिन 3 to 4 months या 6 महीने के अंदर उसमें। अब एक मरीज, मैं आपको बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल अब बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति आया अपने फादर के साथ, स्टेज 4 कैंसर था पेट का। तो मैंने कहा जी इनका ये ट्रीटमेंट होगा, हम इनको बचा नहीं सकते, ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है कि इनकी तकलीफें कम हो जाएंगी, इनकी उम्र थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं करवाना, मेरे फलाने को हुआ था, इसको हुआ था, उसको हुआ था, सब चले गए। और ट्रीटमेंट तो ज़्यादा दर्दनाक होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद तो किसी लायक नहीं बचता, खत्म हो जाता है। ठीक है जी, आप ठीक है, फिर मेरे पास क्यों आए हो आप ये बताओ, फिर जब सब कुछ सोच कर ही आए हो पहले से। कहने लगे डॉक्टर साहब बस ये है कि जो तकलीफें हो रही हैं बस दर्द वर्द का इलाज कर दो, जो थोड़ा बहुत अपना बाबा चलता रहे। मैंने कहा ठीक है, आप ये दवाइयाँ ले लेना, और जब भी बीच में कोई दिक्कत परेशानी आए तो आते रहना। तो वो आते रहते थे, हर 10 बेटा आता था, फिर पिताजी उनके घर पे रहते थे, तो वो आते थे, आता था, डॉक्टर साहब ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। महीने बाद उसने एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हम तो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे, लेकिन बाबा जो है वो तो और खराब भी होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मतलब आपने अचंभे वाली बात कर दी कि भाई कैंसर है आदमी को, स्टेज 4 का, और वो तबीयत उसकी खराब होती जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है? तो कह रहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि क्योंकि कैंसर है, कैंसर तो बढ़ेगा, कैंसर तो आज एक ऑर्गन फेल हुआ, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, और फिर सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो कि हम ये जो पेन किलर दे रहे हैं इससे कैंसर खत्म हो जाएगा? और कैंसर को खत्म करने के लिए कैंसर को खत्म करने वाली दवाइयाँ देनी है, कैंसर को खत्म करने वाली रेडिएशन देनी है, क्या अगर सर्जरी की जरूरत है सर्जरी करनी है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक मोडेलिटी से ट्रीटमेंट कभी नहीं होता। हम सोचे जी सर्जरी करो, हम क्या कहते हैं डॉक्टर साहब क्या क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट के? वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, सीक्वेंस है, पहले सर्जरी होगी, फिर ये पहले ए होगा, बी होगा, फिर सी होगा। वो ABC किसी भी ऑर्डर में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने बताया कि कौन सा कैंसर कहाँ का है। तो कैंसर एक ऐसी जिसमें मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट होता है, तीनों टीमें इकट्ठे मिलकर ट्रीटमेंट करती हैं, और ये सारा एविडेंस बेस्ड होता है, जो कि साइंटिफिकली जो रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे होता है कि हाँ इस कैंसर में कौन सा ट्रीटमेंट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा बीच में करना है, किस सीक्वेंस में होना है। पहले रेडियोथेरेपी होगी, फिर सर्जरी होगी, फिर कीमो होगी, या पहले कीमो होगी फिर सर्जरी होगी, या पहले सर्जरी हो जाएगी या फिर कीमो होगी। वो सब पेशेंट टू पेशेंट और उसके डिजीज प्रोफाइल के ऊपर, पेशेंट और डिजीज प्रोफाइल के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट किस ऑर्डर में होगा। तो डॉक्टर साहब क्या क्या ऑप्शन है भाई? ये 3 चीजें जो होनी है, आप एक काम करो, कीमोथेरेपी तो रहने ही दो, हम सर्जरी करवा लेते हैं। भाई ये ऑप्शन नहीं है, ये सीक्वेंस है जिसमें आपका ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। डॉक्टर साहब आप सर्जरी कर दो। अब एक व्यक्ति पेशेंट आते हैं कितने सारे जो स्टेज 4 कैंसर में, स्टेज 4 का मतलब है वो कैंसर जो फैल चुका है शरीर के 10 हिस्सों में कैंसर है। डॉक्टर साहब सर्जरी कर दो ना। डॉक्टर साहब सर्जरी हो ही नहीं सकती, इस केस में सर्जरी करने का कोई फायदा ही नहीं है। इस केस में हमें ऐसी थेरेपी देनी है जो शरीर के हर हिस्से में पहुंचे, जो खून के जरिए जाए, सिस्टमिक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। नहीं समझ में आती, कुछ बहुत लोगों को 90% को समझ में आ जाती है, वो करवा लेते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन 10% ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आती, और फिर ओवर द टाइम उनको मेरे समझाने में, हमारे समझाने में समझ नहीं आती, तो 3 से 6 महीने में उनको ही समझ में आ जाती है चीज़ें। तो ये रेडियोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप सब जो है वो जिनके बारे में सुना होगा। उसके बाद इजाद हुई टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी क्या है? तो सिस्टमिक थेरेपी समझाऊंगा। पहले सिस्टमिक थेरेपी क्या होता है? सिस्टमिक थेरेपी मतलब वो है कि एनी थेरेपी जो हम खून के जरिए दे रहे हैं, चाहे वो गोली है खाने वाली, जो गोली खा रहे हैं वो भी अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर खून में ही जा रही है दवाई, और कुछ है जो हम डायरेक्टली लिक्विड में दे रहे हैं, जैसे बोतल टंगती है या एंटीबायोटिक देते हैं हॉस्पिटल में, वो भी डायरेक्ट खून में जा रही है। तो खून में देने का मकसद क्या होता है कि वो दवाई जो है वो पूरे शरीर में रोटेट करेगी। कोई खून जो है वो हर मिनट में एक चक्कर मार लेता है शरीर का, राइट? तो वो क्या घूमती रहेगी, और हमारा शरीर का हर एक कोशिका जो है वो खून से ही अन्न जो है या फिर अपनी एनर्जी जो है वो लेती है। तो जब वो खून एक एक सेल तक जा रहा है तो ये दवाइयां भी एक एक सेल तक जाएंगी। तो इसको बोलते हैं सिस्टमिक थेरेपी।
अब कीमोथेरेपी हो गई एक एज ओल्ड कि हाँ कीमोथेरेपी हम देते थे, उसका भाई टारगेटेड थेरेपी, वो भी नसों के थ्रू दी जाती है। उसका फायदा ये है कि वो नॉर्मल सेल्स को अटैक नहीं करती, वो कैंसर सेल्स के ऊपर अगर कोई टारगेट है प्रेजेंट है तो वो उसी टारगेट को जाके हिट करेगी और उस सेल को, उस कोशिका को खत्म करेगी जो कैंसर, क्योंकि कैंसर के सेल के ऊपर ही वो टारगेट है, तो इसलिए वो टारगेटेड थेरेपी, उसका नाम ही रखिए टारगेटेड थेरेपी। तो है क्या, बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं या गोलियां होती हैं, इनको टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स बोला जाता है, राइट। फिर आई हार्मोनल थेरेपी, आपने सुना होगा हार्मोन थेरेपी, कुछ ब्रेस्ट के कैंसर के पेशेंट में और प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में ज़्यादातर ये हार्मोन थेरेपी दी जाती है, गोलियों की फॉर्म में होती है जो पेशेंट को खानी रहती है, और वो उन गोलियों के बेसिस पे, जैसे बीपी की गोली है वैसी वो गोली लेते हैं और उससे उनका कैंसर जो है वो लंबे समय तक बैठा रहता है, कंट्रोल में रहता है, और जिनका ठीक हो चुका है उनका वापस नहीं आता। वो हार्मोन थेरेपी गोली है, वो भी अल्टीमेटली खून में जाएगी तो वो भी सिस्टमिक थेरेपी होगी। और अब नई एक क्लास ऑफ मेडिसिन आई, इनको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है, परमात्मा ने जो हमारा शरीर बनाया, उन्होंने हमारा शरीर बनाया कि हाँ ये चीज़ें हमारी बॉडी में टॉलरेट कर सकती है, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो बॉडी हमें टॉलरेट नहीं कर सकती, उनसे लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम बनाया। कोई भी हानिकारक चीज़ बॉडी में घुस रही है तो उसको हमारी इम्यूनिटी जो है वो साफ कर देगी। लेकिन हमारी ये जो कैंसर है वह स्मार्ट किस्म की बीमारी है। आप सब लोगों को जान के आश्चर्य हो कि हम सबकी बॉडी में हर रोज एवरीडे कैंसर के सेल बनते हैं, और ये सारे हर रोज बनते हैं हम सबकी बॉडी में कैंसर के सेल, और ये सेल्स जो हैं ये डेली बेसिस पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको खत्म कर देता है उन सेल्स को। जब हमारी इम्यून सेल्स, जब ये कैंसर सेल्स, जो कुछ स्मार्ट कैंसर सेल्स ऐसे बन जाते हैं जो इन इम्यून सेल्स से ना एक प्रोटेक्शन बना लेते हैं अपने आसपास, एक ढाल बना लेते हैं अपने आसपास, जिसकी वजह से इम्यून सेल इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन है ये क्या करती हैं, ये इसी ढाल को तोड़ती हैं, इस ढाल को तोड़ती हैं, और इम्यून सेल्स को पता चल जाता है कि अच्छा नॉर्मल सेल्स के बीच में ये कुछ एबनॉर्मल कैंसर के सेल्स हैं और उनको खत्म करती है, राइट। इसकी क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी के साथ भी दी जाती है और अकेले भी दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट प्रोफाइल, मॉलिक्यूलर प्रोफाइल। इससे रिस्पॉन्सेज आर बेटर, इससे जैसे सर्वाइवल है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि पहले 5% होता था, फिर 40% पहुंचे, 70% आ गया। तो ये जो बढ़ रहा है सर्वाइवल या ये जो क्योर रेट जो बढ़ रहे हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अच्छी दवाइयाँ आती जा रही हैं जो इफेक्टिव वे में कैंसर को खत्म कर रही है, राइट। और फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, जो ज़्यादातर ब्लड कैंसर में यूज़ किया जाता है। जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि एल्डरली में जो कैंसर हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, उनको कैसे डिफरेंटली मैनेज किया जाता है एज कम्पेयर टू कैंसर इन यंग पॉपुलेशन। तो बेसिकली जैसा हम पता है कि एल्डरली में एक एज के बाद बीपी की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, अस्थमा की दिक्कत, या अस्थमा चलो यंग एज में भी होता है कि बीपी, शुगर और एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ऑलरेडी पेशेंट्स बहुत सारी दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे होते हैं, राइट। तो उन दवाइयों को और इस ट्रीटमेंट को अलाइन करना कि एक दूसरे को काटे ना, ठीक है, ये बीमारियां भी कंट्रोल में रहें और ये बीमारी को भी हमने ठीक करना है। दैट इज वाई जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। दूसरा फंक्शनल स्टेटस, एक बीमारी, एक दवाई को झेलने की जो कैपेसिटी यंग इंडिविजुअल में है वो एक एल्डरली में कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। कोई दवाई गर्म है, गर्म दवाइयाँ जवान लोग तो अच्छे से सहन कर जाते हैं, जो साइड इफेक्ट आते हैं वो जवान लोग जल्दी टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन एल्डरली में वही चीज़ें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड वे में सामने आती हैं, राइट। वो टॉलरेंस भी कम हो जाती है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी ज़्यादा आते हैं। तो जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एज के अनुसार पेशेंट, जिसमें मतलब पेशेंट प्रोफाइल में एज भी आती है, तो एज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज एन आर्ट। कि भी अब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब 70 साल की उम्र में आप कह रहे हो कीमोथेरेपी देंगे, ये झेल भी पाएंगे? मैं कहा झेल पाएंगे तभी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डोज मैं यंग इंडिविजुअल में दूंगा वो शायद मैं 70 साल के या 80 साल की उम्र में नहीं दूंगा। हमने तो 85 ईयर्स की पेशेंट्स को भी ट्रीट किया हुआ विद कीमोथेरेपी एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। द ओनली थिंग इज एक्सेप्टेबिलिटी। जब तक मरीज खुद ही या लोगों को यही नहीं एक्सेप्टेबल होगा कि हाँ अगर, चलो मैं नेक्स्ट आगे बता रहा हूँ। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस, सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हमारी सोसाइटी में हैं जिनके बच्चे
विदेशों में रह रहे हैं काम के पर्पज से या दूसरे शहरों में रह रहे हैं, अकेले यहाँ रह रहे हैं, उनको एक सोशल सपोर्ट मिलना। आज हमारे बीच में इंडियन कैंसर सोसाइटी से सर भी आए हैं जो बेसिकली सोशल वर्कर, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट काउंसलिंग करते हैं। इस तरह की बहुत सारे सोशल वर्कर्स हमारी सोसाइटी में जो कि जिनके साथ हम पेशेंट्स को टाई अप करते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं बेवक्त इस बीमारी से लड़ने के लिए। फिर पॉलीफार्मेसी में बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको किस तरह से रेगुलेट करना है। और मेन चीज़ है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे व्यक्ति ठीक तो कम हुआ लेकिन और बीमार ज़्यादा हो गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारी मेडिकल साइंस में एक बड़ी ग्रंथ माना जाता है, हैरिसन किताब बोलते हैं उसको, MBBS टाइम में पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा हुआ है प्रीफेस में, डू नो हार्म टू द पेशेंट। अगर आप पेशेंट का भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम पेशेंट को और बीमार मत कर दो। तो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए जो कि व्यक्ति को और बीमार कर दे। अगर कोई बीमारी ऐसी स्टेज पे है जिसका इलाज से व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे समय पर हाथ जोड़ना और बताना कि यहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, वो भी एक पार्ट है काउंसलिंग का, वो भी एक पार्ट है एक डॉक्टर के लिए डिसीजन लेने का कि यहाँ पर हम ट्रीटमेंट बंद कर रहे हैं या फिर यहाँ हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रीटमेंट देने से यहाँ पे व्यक्ति को दिक्कतें ज़्यादा होंगी और सब फायदा कम होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, आप क्या क्या कर सकते हैं कैंसर से बचने के लिए। तो हर वो रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, उससे बचें। जो लोग स्मोकर हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल इंटेक को बंद कर दें, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें। मेंटली हेल्दी रहना है। कैसे मेंटली हेल्दी रहेंगे? घर बैठे रहेंगे तो नहीं रहेंगे। जितना सोशल होंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना आस पड़ोस लोगों से बात करेंगे, उतना आप मेंटली हेल्दी रहेंगे। जितना खुश रहेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, राइट। अब देखिए, काम रिटायर हो चुके हैं, काम वाला फेज खत्म। वो 8 घंटे जो काम करना, 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, वो 10-12 घंटे हमारी लाइफ के बच गए हैं। अब वो 10-12 घंटे कुछ करना तो है, तो या तो बैठ के हम यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस देख लें, या यूट्यूब पे बैठ के कुछ ऐसा ऐसी इंटेंस, आजकल तो पॉलिटिकल इतना इंटेंस चलता है और अजीबोगरीब, अनीमिया या फिर ऑस्टियोपिनिया, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है। सबसे बड़े कारण है इसमें। वो जिसको कमजोरी आ रही है वो सबको कैंसर ही हो गया है, नहीं। लेकिन वो उसमें चाहे 15%, 20% लोग ही सही या 10% लोग ही सही, उनमें कैंसर निकलेगा और वो उस स्टेज पर निकलेगा जिसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ फिजिकल लम्प्स, यानी कि शरीर में कहीं कोई गांठ ऐसी है जो अभी नहीं बनी है या पुरानी है, पहले छोटी थी अब आस्ते आस्ते बढ़ रही है। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो दर्द था ही नहीं। तो ये सबसे पहला मिथ तो ये हटा दो कि जो कैंसर की जो गांठ होगी वो पेनफुल होगी। कैंसर की गांठ शुरुआती स्टेज में हमेशा पेनलेस ही होती है, उसमें दर्द नहीं होता। कैंसर की गांठ में जब दर्द होना शुरू हो जाए तो ये समझ लो कि वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है, आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर चुकी है, तब जाके दर्द हो रहा है, राइट। तो इसलिए कैंसर की जो भी गांठ होगी उसको ये मत समझे कि अगर दर्द नहीं है मेरे शरीर की किसी गांठ में तो वो कैंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर चेंजेस इन बॉबन ब्लैडर में मैंने आपको बता दिया कि भी दस्त लग जाना, कब्जी होना या पेशाब बार बार आना, पेशाब में खून आना, ये सब भी कैंसर होने के लक्षणों में से एक है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर को अगर हम जल्दी पकड़ते हैं तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा यही है कि हम सही समय पे सही ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, हम अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं। कैंसर की वजह से हमारी लाइफ शॉर्टन नहीं होगी, ये बात पक्की है, अगर हम उसको सही समय पे पकड़ लें तो। ठीक है, अब ये बात आ रही। दूसरा, जो शुरुआती स्टेज में जो कैंसर होता है उसके अंदर ट्रीटमेंट भी छोटा होता है, उसमें कॉस्ट भी कम लगती है और आपके ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, मतलब स्टेज 3-4 में कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो लंबा भी हो जाता है, महंगा भी हो जाता है, और उसमें ठीक होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अब हमारे को अब कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, तो कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या डॉक्टर साहब हम कोई ऐसा टेस्ट करवा सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमें कैंसर है या नहीं? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
तो देखिए कैंसर बेसिकली एक शब्द है, लेकिन अगर हम समझें तो कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर इस शरीर में होने वाली जो अलग अलग जगह है, एक ग्रुप है, अलग अलग बीमारियों का ग्रुप है जिसको हम कैंसर बोल देते हैं। तो लंग कैंसर जो है वो बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर या फिर पेट का कैंसर। जो कैंसर जिस हिस्से में है उसका बिल्कुल उसका जो मॉलिक्यूलर प्रोफाइल है बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है, उसकी स्टेजिंग भी डिफरेंट होती है। इसी तरह से कोई एक टेस्ट ऐसा नहीं होगा जो कि आपको ये बता पाए कि बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में कैंसर है या नहीं है, या बन रहा है या बनने की कोई टेंडेंसी है या नहीं है, राइट। तो इस पर 50 से भी ज़्यादा साल हो गए जिस पे इस पर रिसर्च हो रही है कि क्या हम कोई ऐसा टेस्ट इजाद कर सकते हैं जिससे कि हमें कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प मिलेगा। लेकिन उसमें हमें ये पता चला कि कैंसर के जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक उस ऑर्गन को रिलेटेड हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक टेस्ट नहीं। जैसे हमने पहले बात की थी कि कॉमन कैंसर ये है जो होते हैं, तो पहले तो हम वो बात कर ले जिसमें पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो कैंसर देखे जाते हैं उनके बारे में बात करें। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया कि 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र के बाद ऐसी फीमेल जिसके घर में, परिवार में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, Good afternoon, everybody. I'm very fortunate that I have to speak to you guys who just recently retired, as I understand. शायद अभी अभी आप लोग रिटायर हुए और मुझे भी रिटायर हुए करीब 2.5 साल हो गए. And it's nice to from one retired man to many. ये इत्तेफाक है कि मेरे से पहले ऑलरेडी आपने कैंसर की एक इतनी बेहतरीन टॉक सुनी है. आई एम वेरी श्योर बड़े लंबे समय से सुन रहे हो और यू ऑल एंजॉयड द टॉक. अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन ऑलरेडी, मेरे हाथ बांध के भेजा गया स्टेज पे कि भैया अभी सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म करना है क्योंकि द स्टेज इज ऑलरेडी बुक्ड फॉर समबडी एंड आई वाज डूइंग अ केस फ्रॉम वेयर आई वाज टोल्ड नॉट टू डू इट क्योंकि आपका टॉक आ रहा है नेक्स्ट. सो आई लेफ्ट माय केस एंड आई हैव कम टू गिव यू अ टॉक. बेसिकली मेरा जो भी टॉक है, जो भी मेरे टॉपिक है वो एक तरफ रखते हैं. अब जब 15 मिनट में ही बोलना है सब कुछ, तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस. अभी जो मोटी मोटी बात है कि हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि साहब हमें पहले हार्ट के मर्ज के बारे में अवेयरनेस हो ताकि हम इस मर्ज से और इसकी पीड़ा से बच सकें. ऐसा कुछ बताओ कि इलाज की नौबत ना आए, क्योंकि आजकल ऑलरेडी व्हाट्सएप और यूट्यूब में इतना ज्ञान फैला हुआ है कि हम सारे डॉक्टर कम्युनिटी, पूरी दुनिया की डॉक्टर कम्युनिटी आपस में हंसते हैं. एक गूगल बाबा से पीड़ित लोगों का झुंड रोज आता है हमारे पास. कोई आज ये आपने पिछला भी सुन लिया, ऐसा कोई नई बात नहीं है. और जैसे ही वो गूगल का नाम लेके या जैसे ही वो अपने पेशेंट अपना यूट्यूब का ज्ञान सुनाना शुरू करता है, हमें समझ में आ जाता है कि भ्रमित हो चुका है ये और अब इसको डी गूगलाइज करने का काम हमारा है. तो दिस इज अ वेरी टीडियस टास्क एक्चुअली. तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये मिथ जानना है कि ये हम अवेयरनेस, क्या चीज की अवेयरनेस रखते हैं. हमें हार्ट के लिए क्या अवेयरनेस रखना है, हार्ट का इशू है क्यों. ये याद रहे, हार्ट का मर्ज एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है. ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकने वाली बीमारी नहीं है. हिंदुस्तान में सबसे पहले सबसे ज्यादा मौतें जो होती थी वो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर से होती थी, ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर. नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर के लिए कुछ जीवन शैली की कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता है जिसके बगैर नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर होगा ही नहीं. पहले तो इंसान भूखमरी से मर जाता था इंडिया में. मैल नरिशमेंट वॉज वेरी बिग इशू. मैल नरिशमेंट, उसके बाद इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन से, कम्युनिकेबल डिजीजेस से, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इस तरह की चीजों से लोगों का जान चले जाना. कॉलेरा से मरते थे लोग, हैजा से मर जाना, इस तरह की चीजों से. कम्युनिकेबल डिसऑर्डर आया ही तब जब हमारी जीवन शैली में पाश्चात्य जीवन शैली का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ. When we started adopting the Western lifestyle, उनका रहन सहन, उनका देख रेख, वो किस तरह से करते हैं, क्या क्या करते, जैसे ही आप धीरे धीरे अडॉप्ट करते गए, जैसे जैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी,
और जैसे ही रुपया पैसा आना शुरू हुआ, हम पाश्चात्य सभ्यता की सारी चीजें लेना शुरू कर देते हैं. दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई द कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैव स्टार्टेड कमिंग. अब जरा मोटा मोटा हम ये बात करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इंटरैक्टिव टॉक में चाहूंगा करना, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश माई टॉक हियर. कौन सी वो बीमारी है हृदय की जिससे सबसे ज्यादा सुनते हैं आप, जिसके बारे में सबसे ज्यादा हमें आगाह एक दूसरे को करने की आवश्यकता है? किडनी का आजकल बहुत चला हुआ है. हार्ट की बात कर रहा हूँ. बीपी किडनी का आजकल चला हुआ है. ये भी कहाँ का, ये भी सही नहीं है कि वो चला हुआ है, वो भी है बीमारी. सबसे ज्यादा भयानक बीमारी क्या लगता है आपको हार्ट का, क्या है? मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ना, ये नहीं है कि कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो सिर्फ हार्ट की बात करूंगा. ये भी दिमाग में लोगों के बड़ा मिथ है. आप एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास आए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इज अ सुपर स्पेशलिस्ट. अगर डीएम है तो सुपर स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस, एमडी, फिर डीएम, और वो सारी चीजें प्रैक्टिस करके आया हुआ डॉक्टर अगर है तो उससे ये नहीं है कि साहब डायबिटीज का इनको क्या पता होगा. ये ऐसी मूर्खता भरी बातें कई बार सुनने को मिली. डायबिटीज के मरीज के पास भेज दो, डॉक्टर के पास भेज दो, वो पेट वाले डॉक्टर के पास भेज दो, उसके वो भी सुपर स्पेशलिस्ट है, वो हार्ट की कई चीजें वो कर सकता है. ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट अपने पास से दूसरे के पास इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी है. हार्ट अटैक के बारे में किसी ने जो बोला, पहले मैं वही उसी के बारे में बताना चाहता हूँ. हार्ट अटैक या हार्ट का ये मर्ज एक रेंज है, बीमारी की एक रेंज है, एक स्पेक्ट्रम है, जिसके स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे है कोई सिम्टम का ना होना, और स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड है अकस्मात सडन कार्डियक डेथ का होना. और मैं सिर्फ हार्ट से अगर शुरू करूंगा तो ये मुमकिन है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स के मेजर चंक को मैं हाथ लगा पाऊं. हार्ट के मर्ज के होने की संभावना दो ग्रुप में समझ लें. उसके रिस्क कौन है? वो लोग जिनको ये मर्ज होगा, तो वो हम उसको, अरे ये सब तो आपके लिए, यू जस्ट रिमेन हियर. तो एक ग्रुप ऐसा है जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता. वो रिस्क ऐसे हैं, कुछ रिस्क ऐसे जिसमें आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है, वो तो रिस्क है ही, उसका कुछ नहीं कर सकते. उसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल कोरोनरी रिस्क फैक्टर्स. व्हाट आर द नॉन मॉडिफाइबल? कौन सी चीजें जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते? हेरिडिटी. इनके तो भाई परिवार में हर आदमी 60 से पहले हार्ट अटैक होता ही है, या बाईपास सर्जरी हो जाएगी, या स्टेंट पड़ जाएगा. हेरिडिटी का आप कुछ नहीं कर सकते. जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जिनको हार्ट का प्रॉब्लम, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में पहला रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स. नंबर 2, पुरुष होना अपने आप में, मेल सेक्स इटसेल्फ इज अ सेकंड वेरी लार्ज रिस्क फैक्टर. एंड थर्ड इज द एज बियॉन्ड 45. 45 साल से ऊपर की उम्र अपने आप में एक तीसरा रिस्क फैक्टर है जो कि नॉन मॉडिफाइबल, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते. यानी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिसका आप कुछ कर सकते हैं, जिनको आप अगर मॉडिफाई करें तो हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं. वो सिर्फ 5 हैं रिस्क फैक्टर्स. सबसे पहला, मोटापा. जिसके कमर का घेरा स्त्री का अगर 35 से ऊपर है और पुरुष का अगर 40 इंचेस से ऊपर है, तो आप उस रिस्क फैक्टर में है जो मोटापे से संबंधित है. और इसी के अंदर आ जाएगा कि चलना फिरना नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी, नो एक्सरसाइजेस, all that comes into the group of obesity, sedentary lifestyle, और कमर का घेरा होना, एडिपोस टिश्यू, पेट का बाहर निकला रहना, ये सारा कुछ उसी ओबेसिटी में आ जाएगा. नंबर 2 रिस्क फैक्टर इज हाइपरटेंशन. अच्छा, एक बड़ा मिथ ये भी मैंने सुना, साहब हाइपरटेंशन है, बहुत टेंशन है हमारे दिमाग में. हाइपरटेंशन शब्द की परिभाषा दिमागी टेंशन से नहीं है. वो वर्ड हाइपरटेंशन का अर्थ है नसों के अंदर बढ़े हुए टेंशन का, जो उसकी दीवार झेल रही है, उससे निकला हुआ शब्द है हाइपरटेंशन, दिमागी टेंशन से नहीं. हालांकि दिमागी टेंशन उसके तमाम कारणों में से एक कारण हो सकता है. Rajinder, I'm in a talk in the auditorium. I'm speaking. अब बोलो, tell me. So, पहला हो गया ओबेसिटी, दूसरा हो गया हाइपरटेंशन, और तीसरा है डायबिटीज. डायबिटीज जहां हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारे शब्द उसी डायबिटीज में आ गए, जहां शरीर की क्षमता शक्कर को, शुगर को झेल सकने की, या उसको हैंडल कर सकने की, या उसको मेटाबोलाइज कर सकने की क्षमता खराब हो चुकी हो.
दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। तीसरी चीज है स्मोकिंग, और पांचवी चीज है, चौथी चीज है स्मोकिंग, और पांचवी चीज है कोलेस्ट्रॉल। ये 5 चीजें अगर आप याद रखें, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं, और ये सारी दुनिया में सेम है ये रिस्क फैक्टर। ये ऐसा नहीं कि मिश्रा साहब बता रहे हैं या वेंकटेश्वर में सुनाते, ये दुनिया के किसी भी कोने में सुनेंगे, यही 5 हैं। उसके बाद वो सब जो सुनते साहब ऑफिस में बड़ा टेंशन, रात को सोता नहीं है, देर तक जगा रहता है, वो सब इसके सब टाइप्स है। मेन 5 है ये। और इन 5 के अंदर एक अजीब चीज आपको बताता हूं जो शायद आपको पहले ना बता रही हो। अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस, वी साउथ ईस्ट एशियंस एक्चुअली, हम एक रेस के रूप में, एथनिसिटी के रूप में अलग से बने हैं। हमें भगवान ने ही इन बीमारियों को समय से पहले आ जाने के लिए ऑलरेडी जेनेटिकली बना के भेजा है। हम एज अ रेस वी आर प्रोन टू हैव डायबिटीज। एज अ रेस वी आर सपोज टू हैव मोर फैट इन आवर बॉडी कंपेयर टू द वेस्टर्नर्स। एंड एज अ रेस एथनिसिटी का ही इशू है ये कि साउथ ईस्ट एशियंस में हार्ट अटैक ओरिएंटल्स के मुकाबले 4 गुना जल्दी होता है और ज्यादा होता है। ओरिएंटल्स यानी जापानीज और चाइनीज से 4 गुना ज्यादा हमारा चांस है हार्ट अटैक के से मरने का, या हार्ट अटैक या हार्ट की उन बीमारियों के होने का, और उसकी बहुतायत 4 गुना ज्यादा है कंपेयर टू ओरिएंटल्स, एंड नियरली 7 times कंपेयर टू सम वेस्टर्न कंट्रीज इन यूरोप कंपेयर टू कॉकेशियंस। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ ऐसी है जो हम साथ लेके आए हैं, खून में ही लेके आए हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू आवर एथनिसिटी। Just for your kind information, we are considered to be the guys who are lean fat. अगर एक अमेरिकन चाइल्ड और एक इंडियन चाइल्ड बॉर्न है, दोनों सेम लेबर रूम से निकल के आए हैं, 3.5 किलो का बच्चा ये है, 3.5 किलो का बच्चा ये है, दोनों का सेम वेट है। हमारा बच्चा, इंडियन बच्चा, उसके अंदर फैट ज्यादा है और उसके अंदर मांस ज्यादा है, और इसलिए हम ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड हैं इन सब बीमारियों के लिए। इन बीमारियों को पैदा होने के लिए और इनका हमारे अंदर आने के लिए ऑलरेडी पहले से रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर उसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल भी गड़बड़ हो गया तो ऑब्वियसली हम बाकियों के मुकाबले पहले इन तकलीफों से पीड़ित होंगे। ये समझ में आ गया? अब हम क्या क्या करें, अवेयरनेस की अभी हमने बात कर ली, अब हम ऐसा क्या क्या करेंगे जिन चीजों से बच सकें। आपने पिछली टॉक में भी सुना, आमतौर पे हमारी बातों में, डॉक्टरों की बातों में अलग अलग बीमारियों का जो निचोड़ जब आप सुनोगे कि क्या करें क्या ना करें, ले दे के सब वही है। देयर इज नथिंग न्यू। द फैक्ट दैट यू हैव टू ट्राई एंड अवॉइड गोइंग टुवर्ड्स ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, शुगर नीचे रखना, खान पान सही रखना, ले दे के सब रिसर्चेस, बड़े बड़े रिसर्चेस हुए, कई करोड़ के रिसर्चेस हर देश में हो रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या बात निकल के आ रही है? कोई कहता है नहीं साहब ऐसा करेंगे, हम कीटो डाइट लेंगे, हम एटकिंस डाइट खाएंगे, हम फलाने वाले, दीक्षित डाइट है साहब, सिर्फ दिन में 2 बार खाते हैं, एक बार सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं। फलाने वाले ने फ्री फ्रॉम डायबिटीज FFD का प्रोग्राम चला रखा है, आपकी डायबिटीज रिवर्स कर देगा। उसने एक प्रोग्राम किया, आपका मोटापा कम करके पिचका देगा, पतला कर देगा आपको। वो सब कुछ करेगा, जो जहां करेगा, इट हैज टू बी सस्टेनेबल। आपको वो खाना पीना करना है, आपको वो जीवन शैली अडॉप्ट करनी है जो सस्टेनेबल हो। ये नहीं कि अभी आप साहब ये पिछले साल इन्होंने 20 किलो वजन कम किया था, वो बात अलग है, अभी पिछले 6 महीने में 10 किलो आ गया वापस। There is no point adopting a lifestyle which you cannot sustain, and as a result of it, it is important to adopt a good lifestyle. दूसरा इसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पिछले डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया। एक बड़ी आस्था है, I'm a Hindu and I'm a Brahmin and I'm a person from Kashi. मैं तो काशी का रहने वाला गया। The amount of respect I have for my traditions and for Ayurveda and Ayurvigyan which was there in our Vedas is tremendous. लेकिन उसके बाद अगर आप ये मुझसे कहें कि एक आयुर्वेदिक दवाई, यूनानी, तिब्बिया और होम्योपैथी और फलाना ढिकाना, इन सब दवाइयों को आप इन दवाइयों के मुकाबले ला रहे हैं जिनके रिसर्चेस में हजारों करोड़ों रुपए होने के बाद जब वो प्रूव हो जाते हैं कि दे आर एक्चुअली एब्सोल्युटली यूजफुल फॉर अ पर्सन, और अगर उसकी यूटिलिटी रिस्क फैक्टर से ज्यादा ऊपर है और उसने क्लियरली अगर इंप्रूवमेंट दिखाया, जब सारी दुनिया में प्रूव होके आई हुई दवा को आप हेयर से वाली दवा से कंपेयर करोगे
Obviously, I will never give it to my child and my wife and my father and mother. I will not give. आपने देना है तो। और आजकल की तारीख में हो क्या रहा है, ये सब जीवन शैली और इसके हर एक आदमी को लग रहा है इस पर बड़ा पैसा है, चलो हम वेलबींग वाले उसमें आ जाएं, इसमें आ जाएं। इवेंचुअली मॉडरेशन इज द की। कुछ लोगों ने कहा सर मैंने सुना है अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट, जो अच्छा लगता है खुद को वो सारा गुड, उसकी जितनी अच्छी अच्छी खबरें सब सुन के बस वही वाली लेके आना। सर सुना अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट, सर मैं सिर्फ 60 ml रोज लेता हूँ, चलेगा ना? मुझसे वैलिडेशन का ठप्पा चाहिए। एक जमाने में अगर मान लीजिए अल्कोहल की तमाम अलग अलग स्टडीज में कहीं ये लिखा भी था कि इतने ml अलाउड है या परमिटेड है, इट इज फॉर दोज सोसाइटीज एंड कल्चर्स जहां खाने का भोजन का ये अटूट हिस्सा है, जहां पहले अल्कोहल वाइन और उसके बाद खाना चलता था, उनके लिए भी बताया गया है 60 ml इज द अपर लिमिट। इवेंचुअली पिछले 5-7 साल के रिसर्चर्स ने ये बता दिया हमें नो लेवल ऑफ अल्कोहल इज अ सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल। पहली बात तो ये सुन ले, स्मोकिंग टोटली एब्सोल्युटली डेंजरस एंड स्मोकिंग नक से शिखा तक किसी हिस्से पुर्जे को छोड़ता नहीं है। इसकी लत ना पड़े तो बेहतर, टोबैको किसी भी रूप में शरीर में ना जाए तो बेहतर, क्योंकि अगर आपको हार्ट का मर्ज हो भी चुका, इसका हम जब इलाज लिखते हैं आपको, उसके इलाज में जो दवाइयां दी जाती हैं उन दवाइयों के असर को निरस्त कर देता है निकोटिन। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो हम जो आपके हार्ट अटैक का इलाज किया, स्टेंट डाला, वाल्व चेंज किए, जो भी किया हमने, उसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो हम दवाइयां आपको देते हैं, उन दवाइयों को फटाफट मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकाल देगा अल्कोहल। यानी कुछ ऐसा शैतान की चाल है कि एक लत किसी तरह से इस इंसान में डाल दो और उसके बाद फिर देखते करता रहे डॉक्टर जो करना है। टोबैको आपकी दवा का असर नहीं होने देगा, अल्कोहल आप जो दवा दोगे उसको मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देगा। आपका इलाज करेंगे कैसे? और इन दोनों चीजों से बॉडी को किसी प्रकार का कोई एडवांटेज नहीं है। तो कमिंग बैक टू आवर लाइफस्टाइल, what is the minimum which is required from everybody who is beyond 50? 45 मिनट से 1 घंटे तक की वॉक रोज, पहला मंत्र। 45 मिनट्स टू 1 hour ऑफ अ वॉक एवरी डे, ये मिनिमम है। मैक्सिमम अगर आप 6 घंटे वॉक करते हैं तो और भी अच्छा। और अपने हार्ट के पेशेंट्स को खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, जितना जियोगे उतना चलोगे, जितना चले उतना जियोगे। यू स्टॉप वॉकिंग, यू स्टॉप लिविंग। और जैसे ही आप रुकते हैं और बैठ जाते हैं, और हमारे इंडिया में वैसे भी 45-50 के बाद कहते हैं अब तो बूढ़े हो गए, अब तो बाल बच्चे हो गए, वो लेडी बैठ जाएंगी, बाबूजी बैठ जाएंगे कि अब तो हो गया। अब आई एम 62 एंड आई एम ऑपरेटिंग 6-7 केसेस एवरी डे एंड आई एंजॉय डूइंग इट। शाम को जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद 2.5 घंटे क्लिनिक में भी बैठता हूँ, कई लोगों को मुफ्त में देखना, कई को कुछ करना। चाहूँ तो ये सारा हुनर लपेट के रख लूं, फौजी हूँ भाई, 4 गोल्फ कोर्स का मेंबर हूँ, सवेरे गोल्फ करूँ, शाम को क्लब में बैठूं, आई कैन डू दैट। बट यू हैव टू वर्क, कीप योरसेल्फ एंगेज्ड गेनफुली इन थिंग्स विच यू एंजॉय। ऐसी चीज में नौकरी में नहीं जाना जहाँ सवेरे गाली देते हुए गए, वापस गाली देते हुए, ऐसा नहीं। ऐसी एक्टिविटी में विच यू एंजॉय। 1 घंटा का वॉक मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 hour, मिनिमम 5 days in a week, if not all 7 days. First is this. Number 2, try and keep as far away from man-made sweet. इंसान के बनाए हुए मीठे से, गुड़, चीनी, खांड, रात पड़ी हुई चीजों से जितना दूर रह सकते हैं उतना अच्छा। और नेचर के मीठे से कोई परहेज नहीं है। नेचर का बनाया हुआ मीठा आप ले सकते हो। दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरी चीज डाइट से संबंधित, अगर आप इसको याद रख सके, जो चीज रिफाइंड हो गई वो जहर है। आटा रिफाइंड होकर मैदा हो गया, वो जहर हो गया। जितना दलिया है बहुत अच्छा है, आटा है उसके साथ भूसी होती है, भूसी का आटा बहुत अच्छा, मैदा बना इट बिकम्स डेंजरस। सो रिफाइंड इज नॉट गुड, रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड। जितना कच्ची घानी का तेल है उतना अच्छा। तेल की मात्रा हमारी बहुत कम होनी चाहिए। ये अक्सर पूछा गया सवाल है, साहब देशी घी कहते हैं बड़ा अच्छा है, वो तो ताकत के लिए बहुत अच्छा था, वो उसके लिए अच्छा था। ये उन लोगों के लिए अच्छा था जो दिन भर में इतना काम करते थे कि उनके शरीर पे चर्बी नहीं थी कहीं। आज की तारीख में आपका सैचुरेटेड फैट्स का, देशी घी का अलाउंस सिर्फ 10% ऑफ टोटल फैट है। और वो टोटल फैट आप पूरे कैलोरीज के इनटेक का सिर्फ 30% आप फैट से निकालते हो, और उसका अगर 10% निकाला जाए तो 1 बड़ा चम्मच देशी घी का आप ले सकते हो, बशर्ते कि उसमें छौंक न लगाएं, उसमें तले नहीं,
ऊपर रोटी पे और उन चीजों पे तब लगा सकते हो जब आप थुल ना हो, डायबिटीज ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो। जब इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके लिए वो देसी घी भी नहीं है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। स्मोकिंग, अल्कोहल मैंने बता दिया कि इसके बारे में क्या करना है। नट्स, पीपल आस्क मी अबाउट नट्स। साहब नट्स का क्या, कौन से नट्स? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ट, द सीड्स एंड नट्स आर वेरी गुड एक्सेप्ट for kaju, which is not a very good nut for you because it is cholesterol loaded. जो nuts आपको freely permitted हैं वो है बादाम और अखरोट from the point of view of heart, and in order to try and boost your good cholesterol इनसे आएगा। नॉन वेजिटेरियन का पूछे साहब नॉन वेज का क्या है? नॉन वेज के बारे में याद रहे, नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो ये कहने का मेरा कोई हक नहीं है कि आप नॉन वेज ना खाएं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन में के लिए रेड मीट इज सपोज टू बी डेंजरस बियॉन्ड 45-60 एंड मोर सो इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ हार्ट। इफ यू हैव अ कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज एबनॉर्मल, रेड मीट इज डेंजरस फॉर यू। यू कैन हैव लीन मीट, आप चिकन ले सकते हैं, लेकिन चिकन में देशी चिकन इज नॉट परमिटेड। इट्स ओनली द ब्रॉयलर व्हिच हैज अ लीन मीट दैट इज परमिटेड। मछली में कोई परहेज नहीं, सॉरी उसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन अगर मछली को आपने पकोड़े बना के तल दिया तो तलने का वो नुकसान उसको आपने झेलना है। So you can have, let it be cooked in its own oil, it's permitted. And eggs, very good source of protein. It is one of the most bioavailable source of protein. Once you take it, it goes quickly into the places where it is needed. The processing is short. And non-vegetarian का ये हो गया। वेजिटेरियन में मैंने आपको बताया, जैसे ही आप तली हुई चीजें खाना शुरू करते हैं, तली हुई चीजों के साथ टेस्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो उसके अंदर माचिस की आग लेके आता है, वो चिंगारी लेके आता है अंदर, और आग लगाने की पूरी तैयारी तली हुई चीजों में है। पूरी, पराठा, समोसा, पकौड़ी, कटलेट, ऑमलेट, इस तरह का जो भी डीप फ्राई किया हो कोई सामान अगर आपने खाया है, या उसी की आदत है, या दिन में 4 बार सिर्फ पराठे ही खाने हैं, और इस तरह का अगर भोजन शैली है आपका, then you are promoting the available cholesterol to go on fire। एक चिंगारी लगे और उसके बाद वो फटे, या कोलेस्ट्रॉल अपना गंदा स्वरूप लेकर के नसों के अंदर बीमारी फैलाए, उसको वो काम ट्रांस फैटी एसिड्स जो तले हुए भोजन के साथ आते हैं उनसे आपको बचना है। यस, सीड्स, यस, सीड्स आर वेरी गुड। एनी सीड्स व्हिच यू लाइक, एनी ऑफ द सीड्स व्हिच यू लाइक। कोई चिया लेता है, कोई तरबूज का, कोई खरबूज के, ये ऑल these seeds are very good, you can take, these seeds are good। sunflower and this flower and that, everything is good, but again I like to caution my guys that moderation is to be remembered। everything has to be done in moderation। don't adopt a fad। खान पान से संबंधित किसी प्रकार के फैट से बचे कि अब तो ना मैं तो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, मैं तो यही खाऊंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा। जो भी करना है वो मॉडरेशन में करना है, पहले बात तो ये याद रखें। और दूसरी चीज ये याद रखें कि जीवन शैली तो विलासिता से भरी हुई थी, सब दारू, खाना पीना सब उल्टा सीधा चलता था, लेकिन जब इलाज की बात आई तो इलाज आयुर्वेदिक दवा से करेंगे, नहीं चलेगा। अगर आयुर्वेदिक दवा का आनंद लेना है तो आयुर्वेदिक जीवन शैली भी अडॉप्ट करनी होगी। वैदिक जीवन से अगर आप जी रहे हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, सवेरे व्यायाम करते हैं, शाम को योगा करते हैं, सारा कुछ अगर आप कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको आयुर्वेदिक दवाई से भी फायदा होगा। आप मोटे नहीं है, शराब नहीं पीते, गुटखा बीड़ी नहीं है, सब इतना सब कुछ सुंदर हो, और उसके बाद आपको अगर मर जा रहा है तब आप आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सोच सकते हैं। वरना वो बनी ही बेचारे उन लोगों के लिए थी जिनका जीवन भी यौगिक था। जीवन तो विलासिता से भरा हुआ है, और अब जब बीमार हुए तो फट से याद आने लगा आयुर्वेदिक दवा। वो चूरन कहाँ काम आएगा भाई? वो एक आदमी को काम आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। एंड लेट मी टेल यू, वेरी फ्यू ऑफ यू नो, पहले मुझे नहीं पता था, जब नए डॉक्टर बन के निकले थे तो पहला तबादला मेरा हुआ एयरफोर्स में। आई वॉज पोस्टेड टू अ स्टेशन कॉल्ड बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इन बमरौली, इलाहाबाद। पायलट्स का ट्रेनिंग सेंटर था। वहाँ पे पता लगा एक नेविगेटर साहब हैं, डॉक्टर अहमद समथिंग, विंग कमांडर, ही वाज अ नेविगेटर। उनकी बड़ी इज्जत थी वहाँ, क्योंकि होम्योपैथी की दवा देते थे, मुफ्त देते थे। पता नहीं कहाँ से ट्रेन हो गया, तो कोई नहीं पूछता। 3 महीने का तिरुनेलवेली मवेलिल होम्यो मिशन से आप एक कोर्स कर सकते हो, उसके बाद आप 10th पास भी है तो आप दवा सीख सकते हैं होम्योपैथी। Tell me, is it possible to compare with these kind of specialties? लोगों को लगता था वो उससे कम से कम साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता। The number of complications of homeopathic medicines which I encountered in my first year of service was amazing।
एंड आयुर्वेदिक उल्टी सीधी दवाइयों से जो हेवी मेटल से कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आते हैं वो एज अ फिजिशियन देखता है डॉक्टर। एंड अमेजिंग है कि नहीं सर, मैं तो आयुर्वेदिक ये उस कंपनी का है, डाबर का है, वो फलाने का है, ये इतने टॉप क्लास कंपनी है, चंदू ये फलाना। दे आर अनरेगुलेटेड फॉर गॉड सेक। मेडिसिन में और दूसरी मेडिसिन में एक डिफरेंस समझ लो। जो दवाइयां आती हैं आपके पास, जो इंडिया जो मेडिकल के जो दवाइयां हैं, दे आर यूएस FDA अप्रूव्ड, और उसकी नकल करते करते हर देश का अपना FDA जब तक उसको अप्रूव नहीं करता तब तक वो दवा मार्केट में नहीं आ सकती। पहली बात तो ये, इंडिया में DCGI अप्रूव करता है उसको। और जो दवाइयां नहीं है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आती है। जो आप कई विटामिन कैप्सूल एम्वे का मिल रहा है, उसका मिल रहा है, वो सब भी दवाइयों के रूप में बिक रहा है, लेकिन वो न्यूट्रास्यूटिकल है, उस पर उतना टाइट कंट्रोल हो ही नहीं सकता। कई दवाइयां न्यूट्रास्यूटिकल के रास्ते पहुंच रही है लोगों को भ्रमित करते हुए कि ये दवा है, एंड पीपल आर गेटिंग कैरिड अवे। एंड ये प्रॉब्लम वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं। फिर व्हाट्सएप ज्ञान वाला एक चला, साहब सुना है सर, वो ना कई जगह पे कई डॉक्टर हैं जो उन्होंने घोल देते हैं, उससे कितना भी ब्लॉक हुआ हो नसों के अंदर, वो उसके बाद